हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेयर ऑफ टर्म्स के बारे में जिसको समझना और जानना इजी है, बट उसको लंबे समय तक हम याद नहीं रख पाते। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है, तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आगे भी आपको ये वीडियो मिलते रहे। बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल से, जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स स्टडी करना क्यों जरूरी है हमारे लिए? ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स स्टडी करने से हमको रेट ऑफ इलिमिनेशन पता चलता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के साथ रेट ऑफ इलिमिनेशन का क्या रिलेशनशिप है, ये हमको पता चलता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, रेट ऑफ इलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रहेगा तो यहाँ पर पावर का वैल्यू 1 रहेगा। अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रहेगा तो पावर का वैल्यू 0 रहेगा। और जिसका भी पावर 0 रहता है हमको पता है उसका वैल्यू कितना आता है। किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। ओके, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ इलिमिनेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि प्लाज्मा कंसेंट्रेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहां पर रेट ऑफ इलिमिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के। मतलब जितना प्लाज्मा कंसेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा इलिमिनेट होगा। अगर ये बढ़ेगा तो इलिमिनेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी ड्रग का। लेकिन यहां पर प्लाज्मा कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहेगा। रेट ऑफ इलिमिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लाज्मा कंसेंट्रेशन से, क्योंकि इस फॉर्मूला में प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है ही नहीं। तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस कि रेट ऑफ इलिमिनेशन जो है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन से यहाँ पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। अब दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है इलिमिनेट हो रहा है पर यूनिट टाइम पे, और यहाँ पर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है इलिमिनेट हो रहा है पर यूनिट टाइम पे। ठीक है, तो कांस्टेंट फ्रैक्शन है यहाँ पर और यहाँ पर कांस्टेंट अमाउंट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूं और इसके जस्ट हाफ एरिया का एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि 1/4 फ्रैक्शन चाहिए मुझे और इसका भी 1/4 फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है, दोनों का फ्रैक्शन सेम होना चाहिए, तो ये हम ऐसे करेंगे, इस पोर्शन को बोलेंगे 1/4। सिमिलरली इस सर्कल के इसको बोलेंगे हम लोग 1/4 फ्रैक्शन। लेकिन अगर कांस्टेंट अमाउंट की बात चले तो अगर दो सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक बड़ा सर्कल एक इसके जस्ट हाफ सर्कल, ओके, और अगर ये इसका अमाउंट है ना, सपोज इस सर्कल का इतना ही अमाउंट मेरे को इसमें से भी चाहिए, तो इसका कितना होगा, ये वाला पोर्शन होगा। ओके, ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है। ओके, तो यहां पर हो गया कांस्टेंट अमाउंट और यहां पर क्या हुआ, कांस्टेंट फ्रैक्शन। अगर इस सर्कल का 1/4 चाहिए तो इस सर्कल का 1/4 इतना ही होगा। लेकिन मेरे को कांस्टेंट अमाउंट चाहिए अगर, तो ये सर्कल में जैसे इतना यूज हुआ है हमको, तो इस सर्कल से हमको इतना लेना पड़ेगा, तब जाके होगा कांस्टेंट अमाउंट। ओके, तो ये डिफरेंस है कांस्टेंट फ्रैक्शन और कांस्टेंट अमाउंट पे। जितना फ्रैक्शन इस सर्कल में है उतना ही फ्रैक्शन इस सर्कल में भी है, और यहाँ पर जितना अमाउंट इस सर्कल में है इतना ही अमाउंट इस सर्कल में भी है। ओके, तो कांस्टेंट अमाउंट मतलब सेम अमाउंट। आइए इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर कोई ड्रग है जिसका इनिशियल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है 100 mg, तो अगर वो फर्स्ट आवर पे 10 mg इलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, तो सेकेंड आवर पे उसका इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 90 mg हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 mg इलिमिनेट हो गया। तो सेकेंड आवर पे वो कितना इलिमिनेट करेगा, 9 mg। ओके, कांस्टेंट फ्रैक्शन की बात चल रही है यहाँ पर, तो 100 अगर 100 mg से 10 mg इलिमिनेट हो रहा है तो 90 mg से 9 mg इलिमिनेट होगा। उसके बाद अगर थर्ड आवर को देखें हम, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 81 mg। इनिशियल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन हम यहाँ पर 81 mg हो जाएगा। तो यहां से कितना इलिमिनेट होगा, 8.1 mg, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट फ्रैक्शन की बात चल रही है। उसके कॉन्ट्रेरी में इस साइड देखते हैं हम, अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन है किसी भी ड्रग का 100 mg और फर्स्ट आवर पे वो 10 mg इलिमिनेट हो रहा है, तो सेकेंड आवर पे कितना इलिमिनेट होगा, सेकेंड आवर पे 90 mg इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन बन जाएगा, और यहां पर फिर से 10 mg इलिमिनेट होगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट हम देखेंगे यहां पर इलिमिनेशन का। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड आवर पे यहां पर 80 mg बचेगा और यहां पर अगेन 10 mg इलिमिनेट होगा। तो ये डिफरेंस है कांस्टेंट फ्रैक्शन और कांस्टेंट अमाउंट पे। ओके, यहां पर कांस्टेंट अमाउंट ही इलिमिनेट होगा, लेकिन यहां पर फ्रैक्शन, जो मैं बिग सर्कल और स्मॉल सर्कल का एग्जांपल दिया, कांस्टेंट फ्रैक्शन का यहां पर चलते रहेगा। ठीक है, यहां पर आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फ्रैक्शन से याद रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फॉर फ्रैक्शन, FF
ठीक है, तो ये एक ट्रिक बन सकता है। नेक्स्ट जो दोनों में डिफरेंस है वो है क्लियरेंस का। ओके, यहाँ पर क्लियरेंस क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्लियरेंस जो है मोर एट लो कंसेंट्रेशन एंड लेस एट हाई कंसेंट्रेशन। तो पहले तो हम समझते हैं क्लियरेंस है क्या। तो क्लियरेंस जो है वो इलिमिनेशन जैसे ही है। रेट ऑफ इलिमिनेशन को अगर हम प्लाज्मा कंसेंट्रेशन से डिवाइड करते हैं तो ये होता है हमारा क्लियरेंस। ओके, तो यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर बढ़ और घट क्यों रहा है, इधर को हम पहले समझते हैं। देखो, अगर कोई भी ड्रग 100 mg है फर्स्ट आवर पे, देन 90 mg बन रहा है, ये 80 mg बन रहा है, 70 mg, 60 mg, देन 50 mg, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट अमाउंट इलिमिनेट हो रहा है। तो कुछ ऐसे ही हो रहा है इसके साथ 40 mg और 30 mg। तो क्लियरेंस लेस क्यों है हाई कंसेंट्रेशन पे। अगर हम इसको इनिशियल कंसेंट्रेशन देखते हैं, 100 mg से 90 mg आ रहा है, मतलब इसका 10% लॉस हो रहा है, 10% क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप 50 mg को देखें, अगर ये इनिशियल कंसेंट्रेशन देखें कि तो 50 mg से 40 mg आने पे 20% क्लियर हो रहा है ब्लड से। ओके, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो है वो 20% क्लियर हो रहा है ड्रग का। तो लो कंसेंट्रेशन पे हाई क्लियरेंस है इसका, और हाई कंसेंट्रेशन पे लो क्लियरेंस है। ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। बट यहां पर क्योंकि कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा था तो क्लियरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आइए हम इसको एक ग्राफिकल वे पे समझते हैं। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए क्लियरेंस और प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के बीच, तो इस साइड एक कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। और यहां पर अगर प्लॉट किया जाए ग्राफ इस साइड क्लियरेंस और प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के बीच, तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा जो दर्शाता है क्लियरेंस जो है मोर है एट लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, लो कंसेंट्रेशन पे ज्यादा क्लियरेंस है, बट वहीं अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन पे देखा जाए, ज्यादा प्लाज्मा कंसेंट्रेशन पे, तो लो है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है दोनों में वो है हाफ लाइफ का। ओके, तो हाफ लाइफ यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर फिर उसी तरह हाफ लाइफ इज लेस एट लो कंसेंट्रेशन और मोर एट हाई कंसेंट्रेशन। तो इससे पहले हम समझते हैं हाफ लाइफ है क्या। हाफ लाइफ, जिसको टी हाफ से भी हम डिनोट करते हैं, तो टी हाफ वो टाइम है जो कोई भी ड्रग अपना मैक्सिमम कंसेंट्रेशन से हाफ कंसेंट्रेशन आने तक लगाता है। जैसे कोई ड्रग है जिसका इनिशियल कंसेंट्रेशन है 100 mg, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इसका 100 mg, तो वो टाइम जब वो 50 mg ब्लड कंसेंट्रेशन बचे, ठीक है, वो टाइम जिसमें वो 50 mg प्लाज्मा कंसेंट्रेशन बचे, उसको हम उसका क्या बोलेंगे, टी हाफ। तो ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करेगा। कोई ड्रग अगर जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहा है तो उसका टी हाफ कम रहेगा। अगर कोई ड्रग बहुत लेट में मेटाबोलाइज हो रहा है, 50 mg आने में उसको बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि उसका अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो उसका टी हाफ जो है ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये है टी हाफ। टी हाफ पे और भी वीडियो में आगे चल के बनाऊंगा, अभी फिलहाल हम इतना ही समझते हैं टी हाफ। ठीक है, तो यहां पर टी हाफ जो है कांस्टेंट है। इसको समझने के लिए हम पहले इधर चलते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, लेस एट लो कंसेंट्रेशन एंड मोर एट हाई कंसेंट्रेशन। तो सेम वही एग्जांपल लेंगे पहले वाला हम। अगर फर्स्ट आवर पे 100 mg से 90 mg होता है, देन सेकेंड आवर पे 80 mg होता है, ठीक है, 70 mg, 60 mg, 50, 40, 30, 20 ऐसे होते जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट अगर इसका इनिशियल कंसिडरेशन हम देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट आवर पे 90, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका हाफ कंसिडरेशन कितना है, 50 mg। 50 mg आने पे इसको कितना लगा, 5 आवर। ओके, तो यहाँ पर 100 mg और 50 mg के बीच जो टी हाफ है वो कितना होगा, 5 आवर। लेकिन 50 mg से इसको 25 mg आने में कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। यहाँ पर 1 आवर लगेगा, 2 आवर लगेगा, और यहाँ पर हाफ एन आवर, तो 2.5 आवर लगा 25 mg आने पे। तो इसीलिए यहाँ पर हाफ लाइफ जो है लेस है एट लो कंसेंट्रेशन पे और हाई है हाई कंसेंट्रेशन पे। ठीक है, इसका वैल्यू जो टी हाफ का है ज्यादा रहेगा मोर कंसेंट्रेशन पे और लो रहेगा लेस कंसेंट्रेशन पे। ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर अगेन एक कांस्टेंट की बात चलेगी, क्योंकि कांस्टेंट फ्रैक्शन के चलते यहाँ पर कांस्टेंट हाफ लाइफ भी रहेगा। आइए हम इसको ग्राफिकल वे पे समझते हैं। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए टी हाफ और प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के बीच, तो यहाँ पर अगेन एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। और यहाँ पर टी हाफ और प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के बीच ग्राफ करें तो क्या रहेगा,
लेस एट लो कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन पे लेस रहेगा, और मोर एट द हाई कंसेंट्रेशन। तो यहां पर हम देख रहे हैं हर बार एक लीनियर ग्राफ ही मिल रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या बोलते हैं, लीनियर काइनेटिक्स। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन लीनियर काइनेटिक्स। नॉन लीनियर काइनेटिक्स, क्योंकि यहां पर कोई भी ग्राफ लीनियर नहीं मिल रहा है और यहां पर हर ग्राफ लीनियर मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर काइनेटिक्स, इसको नॉन लीनियर काइनेटिक्स। ओके, तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बीच। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ओनली फ्यू ड्रग्स फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जैसे कि एल्कोहल, एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, एस्पिरिन, वारफ्रीन, फेनिटोइन, और भी कुछ ड्रग हैं जो जीरो ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे। ये पूछा जाता है अक्सर, कौन कौन से ड्रग जीरो ऑर्डर फॉलो करते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग हमको याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर, ओनली फ्यू ड्रग जीरो ऑर्डर, जिसका नाम और भी है, यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस बताता हूं मैं इन दोनों में। अगर कोई भी ड्रग है, कोई भी ड्रग फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करने वाला या जीरो ऑर्डर फॉलो करने वाला, ठीक है, कोई भी ड्रग है, अगर उस हाई कंसेंट्रेशन कर दें, उसका हाई प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अगर उसका कर दें, और उसका मेटाबॉलिक और इलिमिनेशन पाथवे, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे और इलिमिनेशन पाथवे सैचुरेट हो जाए, सैचुरेट मीन्स अब उससे ज्यादा वो मेटाबलाइज नहीं कर सकता, उससे ज्यादा इलिमिनेट नहीं कर सकता, तो जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट ऑर्डर ही फॉलो करता रहे। फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहता था, जैसे हम प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे थे, इलिमिनेशन भी होते जा रहा था, लेकिन जब बहुत ज्यादा बढ़ा दे और मेटाबॉलिक पाथवे और इलिमिनेशन पाथवे उसका ब्लॉक हो जाए या फिर सैचुरेट हो जाए उस टाइम के लिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बन जाता है, जीरो ऑर्डर। तो इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने वाले ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने वाले बन जाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पे अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे चल के आपको दोनों टर्म्स याद रहेगा, अंदर जो चीजें हैं वो भी याद रहेंगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ टर्म है इफेक्टिव डोज और लीथल डोज, या इसको बोलते हैं हम मीडियन इफेक्टिव डोज और मीडियन लीथल डोज। मीडियन इफेक्टिव डोज, मीडियन लीथल डोज, जिसको हम डिनोट करते हैं ED50 और LD50 से। ED50 और LD50 में भी स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं समझाता हूँ इजी ट्रिक पे। आइए पहले इफेक्टिव डोज देखते हैं। डोज ऑफ एनी ड्रग दैट विल प्रोड्यूस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स, ठीक है, किसी भी ड्रग का वो डोज जिसमें उसका हाफ ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिले। ग्राफ के वे पे मैं आपको बताता हूं, यहां पर डोज और रिस्पॉन्स के वे में इसको अगर प्लॉट करें हम, तो एक ऐसा डोज आएगा जिसपे मैक्सिमम रिस्पॉन्स इसका प्रोड्यूस होगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सिमम रिस्पॉन्स नहीं होता, तो ये हो गया इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स। ये डोज अगर 100 mg है, ठीक है, तो 100 mg इसका क्या हो गया, मैक्सिमम डोज रिस्पॉन्स। ये पॉइंट इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स पॉइंट है। अगर इसका हाफ देखा जाए तो ये पॉइंट होगा, इसको हम प्लॉट करते हैं। सपोज इसका वैल्यू आया 50 mg, तो 50 mg इसका इफेक्टिव डोज होगा, ठीक है। तो डोज विच प्रोड्यूस हाफ ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज नोन एज इफेक्टिव डोज और ED50। तो ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, पोटेंसी, ठीक है, पोटेंसी का हम पता कर सकते हैं इफेक्टिव डोज से। कैसे, कोई भी दो ड्रग है, जैसे कि ड्रग A और B, ठीक है, दोनों एनाल्जेसिक है, सपोज इसका एक्शन क्या है, एनाल्जेसिक, दोनों ड्रग एनाल्जेसिक के रूप में काम कर रहा है, एग्जांपल ले रहे हैं हम यहां पर, और इसका ED50 है 10 mg, इसका है 100 mg, ठीक है। सेम इफेक्ट को पाने के लिए इसका ED50 वैल्यू है 10 mg और इसका है 100 mg सपोज, ठीक है, तो कौन ज्यादा पोटेंट हुआ, 10 mg। 10 mg इज मोर पोटेंट देन 100 mg, क्योंकि वही एनाल्जेसिक इफेक्ट हमको 10 mg पे मिल जा रहा है और इसको हमको 100 mg देना पड़ रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, किसी भी ड्रग का अगर ED वैल्यू कम है, ED वैल्यू कम है, लेस है, तो वो है मोर पोटेंट, ओके, लेस द इफेक्टिव डोज मोर पोटेंट विल बी द ड्रग। अब हम समझते हैं LD50। तो LD50 क्या है,
कोई भी ऐसा डोज जिसपे 50% एनिमल की डेथ हो जाए। ठीक है, किसी भी ड्रग का ऐसा डोज जिसमें 50% एनिमल किल हो जाए या उसका डेथ हो जाए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे LD50 या फिर मीडियन लीथल डोज। ठीक, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अगर कोई ड्रग है जैसे कि ड्रग ए, ठीक है, अगर इसका एनिमल पे टेस्टिंग चल रहा है, सपोज हमने 50 एनिमल्स लिए हैं, ठीक है, और इस ड्रग का अमाउंट हम बढ़ाते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, बढ़ाते जाएंगे 10 mg, देन 20, 30, 40। तो ऐसा डोज जिसपे 25 एनिमल किल हो जाए, 25 एनिमल की डेथ हो जाए, उस डोज को हम बोलेंगे लीथल डोज। ठीक है, लीथल फॉर द किलिंग। तो ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, LD50 कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? अगर LD50 ज्यादा रहा, ठीक है, तो वो ड्रग ज्यादा सेफ रहेगा, ये हमको याद रखना है। LD50 ज्यादा रहा तो सेफ्टी भी ज्यादा रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं ये कैसे हो रहा है। अगर कोई भी ड्रग है, ड्रग ए सपोज और ड्रग बी, ठीक है, अगर इसका LD50 है 10 mg और इसका LD50 100 mg, ओके, अगर इस ड्रग को हम 5 mg इंक्रीज कर दिए, इसका डोज जो है 5 mg इंक्रीज कर दिया, मतलब 15 mg अगर कर देते हैं अगर इस ड्रग का डोज, तो ये बहुत ज्यादा डेथ कोज करेगा उस एनिमल पे, क्योंकि अगर 10 mg 50% एनिमल को किल कर दे रहा है तो 15 mg 75% एनिमल को किल कर देगा। लेकिन यहां पर अगर 100 mg की बात चल रहा है तो इसमें अगर हम 5 mg इंक्रीज किए, 105 mg इसका डोज करते हैं, तो ये उतना ज्यादा किलिंग इफेक्ट नहीं करेगा, उतना ज्यादा लीथल इफेक्ट नहीं करेगा उस एनिमल पे। तो इसलिए जितना ज्यादा LD50 वैल्यू उतना ज्यादा सेफ्टी ऑफ द ड्रग। ठीक है, ये हमको याद रखना है। यहां पर जस्ट ऑपोजिट हो रहा था, जितना कम था ED50 उतना ज्यादा वो पोटेंट था वो ड्रग। ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब जब हम LD50 और ED50 पढ़ रहे हैं तो इनकम्प्लीट है थेराप्यूटिक इंडेक्स को जाने बगैर। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स दोनों का रेशियो होता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स इक्वल टू होता है LD50 अपॉन ED50। ठीक है, जितना ज्यादा लीथल डोज रहेगा उतना ज्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स रहेगा। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? ये क्या दर्शाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बताता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं ट्रिकी वे पे? टाइल्स। ठीक है, टाइल्स आप याद रख लीजिए, इसके लिए ट्रिक है थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50, और यहां पर एस क्या डिनोट कर रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बता रहा है। ठीक है, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स भी कई बार पूछा जाता है वाइवा पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, तो हम टाइल्स याद रखेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये थे आज के पेयर ऑफ टर्म्स जो हमने जाने। आपको अगर ये ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन पे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और भी ऐसे ट्रिक्स लेके आते रहूंगा। और अगर कोई ऐसे टर्म्स हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए, मैं उसके लिए इजी ट्रिक्स लेके आऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।